नमस्कार अभ्यर्थियों। आज के इस वीडियो के माध्यम से टेलीग्राम पर डेली जो मैं आपको प्रश्न देता हूँ लिखने के लिए जनरल स्टडीज का, आज मैं उसी की उत्तर बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस प्रश्न का सही उत्तर लिख सकते हैं। आपको पता है कि मेंस में आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है अच्छे अंक के लिए। तो आज का जो हमारा प्रश्न है जो टेलीग्राम पे आपको दिया जाता है कि भले ही प्रथम विश्व युद्ध के कारण द्वितीय विश्व युद्ध की तुलना में कम विनाश हुआ, लेकिन इसने विश्व इतिहास पर एक लंबे समय तक प्रभाव डाला। चर्चा कीजिए। जाहिर सी बात है कि ये जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है हिस्ट्री से, और उसमें भी कौन सा सेगमेंट है, ये विश्व इतिहास से है। आपने यदि सिलेबस देखा है तो आपको पता है कि विश्व इतिहास से हर साल प्रश्न आते ही आते हैं। और चूंकि मेरा यह प्रश्न संदर्भित था इसलिए देने के लिए, क्योंकि अभी आपको पता है एक सिचुएशन ऐसा हो चुका है कि वर्ल्ड वार थर्ड की सिचुएशंस बन चुकी है, जिस तरह से रूस और यूक्रेन के मध्य एक जो युद्ध छिड़ा हुआ है इसकी वजह से। तो हम इस प्रश्न की तुलना करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो प्रश्न है आखिर प्रश्न की मांग क्या है और हमें उत्तर किस रूप में लिखना है। तो सबसे पहले देखिएगा इस प्रश्न को, तो यदि उसके दृष्टिकोण की तरफ हम देखें तो प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हमें यह समझना होगा। सॉरी। हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इस प्रश्न में एक तुलना करनी है। तुलना कैसा? इस प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो क्या है, उसकी तुलना में क्या है जो प्रथम विश्व युद्ध है उसमें क्या हुआ, कम विनाश हुआ। ये तो पहला तुलना है। दूसरा जो है, इसके बाद जो एक उत्तरवर्ती विश्व का जो कह सकते हैं विकास हुआ विश्व इतिहास पे, उस पे किस रूप में इसका एक प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव को आपको इस प्रश्न में पूछा गया है और अंततः आपको एक निष्कर्ष लिखना है। तो आइए इस प्रश्न का एक हम संतुलित उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम आएंगे इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय, तो हमें भूमिका लिखनी होगी, यानी इस प्रश्न की हम सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। तो अब इसका उत्तर यदि हम प्रारंभ करते हैं प्रारंभिक तौर पे, तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि यहाँ पर जो प्रथम विश्व युद्ध है वो क्या है, अधिक विनाशकारी है, और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है। और जाहिर सी बात है ये और ज्यादा क्या हुआ, विनाशकारी हुआ। क्योंकि यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको तथ्य रखना होगा, इस तरह से बातें नहीं चलेंगी, आपको यहाँ पे आंकड़े रखने होंगे कि उस समय लगभग कितने लोगों की मृत्यु हुई। आपको बताना होगा कि लगभग 40 मिलियन क्या है लोग उस समय मृत्यु को हुए। और जाहिर सी बात, जब युद्ध होता है तो बहुत सारे लोग रिफ्यूजी यानी पलायन होता है, तो लगभग 21 मिलियन लोगों का पलायन भी हुआ, यानी कि विस्थापित हुए, अपने देश अपने वतन को छोड़ना पड़ा। तो यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे तुलना करना, जैसे मैं आपको पहले बताया कि प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में द्वितीय विश्व युद्ध क्या था, ज्यादा विनाशकारी था, और वहां पर कई तरह की समस्याएं आई और भिन्न प्रकार की समस्याएं जिसमें विस्थापन है। और इसने क्या किया, पूरे विश्व को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तौर पे क्या किया, एक दूसरे को कमजोर किया। अब प्रश्न यहाँ था, ये तो भूमिका में आ गई। अब हमें यहाँ पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव की बात करनी होगी। तो हमें इस उत्तर में इस बात को लिखना होगा कि हाँ, इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ा। अब प्रश्न का जो अगला उत्तर हमें लिखना है वो है दीर्घकालिक प्रभाव। अब दीर्घकालिक प्रभाव के लिए आप यहाँ पे एक इमेज भी ड्रॉ कर सकते हो, साइनॉप्सिस बना सकते हो, जिसमें आप बता सकते हो कि उसका क्या प्रभाव रहा इस तरीके से शॉर्ट में, कि सामाजिक, आर्थिक और संरचना की क्षति हुई। जाहिर सी बात है उस समय नए नए जो हथियार आना प्रारंभ हो गए, जो युद्ध की जो विविधता आई उससे कई तरह के जो सामाजिक परिवर्तन, इसमें एक महिलाओं का उत्थान भी था सकारात्मक तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले हमें इसके दीर्घकालिक प्रभाव को लिखना होगा, और उसमें हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। ये हमारा सबसे पहला उत्तर का हिस्सा होगा, सामाजिक और आर्थिक। अब जाहिर सी बात है सामाजिक और आर्थिक यहाँ पे जब बात हो रही, तो इसमें जो वैश्विक आर्थिक संतुलन में परिवर्तन हो रहा है, और इस युद्ध ने क्या किया, इस संतुलन को एक तरीके से परिवर्तित कर दिया। जहां एक और जो यूरोप के जितने भी देश हैं जो युद्ध में शामिल हुए, वो सब क्या हुए, कर्ज में डूब गए। और वहीं से क्या हुआ,
अमेरिका का उदय हो रहा है और क्या हुआ, वैश्विक रूप से वो औद्योगिक रूप से क्या हो गया, सशक्त हो गया। और उसने क्या किया, एक कर्जदाता के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। लोगों को क्या कर रहा है अमेरिका, यूरोप को ऋण दे रहा है। तो ये एक आपको पहलू बताना है, क्योंकि वहां पर आपके सामने क्या बहुत ही कम शब्द हैं और आपको बातें ज्यादा लिखनी है, सभी बातों का आप थोड़े थोड़े शब्दों में लिखना है। अब जाहिर सी बात, जब इतने बड़े युद्ध हो गए तो उसमें हम जो अगला बिंदु हमारा होगा, और संरचना की क्षति। आपको पता है अभी जिस तरह से कैसे आप देख रहे हो कि यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, वहां पर यूक्रेन की पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो जब उस समय इतने बड़े पैमाने पर युद्ध हो रहा है, तो आपको यहाँ लिखना होगा कि विभिन्न देशों के जो असंरचनात्मक परिसंपत्तियां थी, जिसमें आप लिख सकते हो बांध, पुल, यातायात का जो साधन है, सड़क है, रेलवे है, उन सभी को नुकसान पहुंचा। और जाहिर सी बात है, इसकी भरपाई करने में उनको क्या लग गया, दशकों का समय लग गया। अब इससे क्या हुआ, व्यापार पूरी तरीके से क्या हुआ, असंतुलित हो गया, हानिकारक उसके लिए साबित हुआ। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, कई तरह की अनगिनत समस्याएं आ गई, जिसमें आप एक बहुत बड़ी समस्या कह सकते हो, बेरोजगारी की समस्या आ गई, उद्योग धंधे नष्ट होने लगे। अब एक और इसमें हम नए बिंदु को जोड़ेंगे, कुछ समय क्या है, नए हथियार आने प्रारंभ हो गए, एक होड़ मच गई, जैसे आज के दौर में एक होड़ मचा हुआ है कि हम क्या करेंगे, नए नए हथियार हमारे पास होना चाहिए। यदि किसी के पास परमाणु शक्ति है तो हम भी परमाणु शक्ति संपन्न बनना चाहते हैं। तो उसमें भी क्या हुआ, कई तरह की तकनीक आई। और तकनीक किस में आई, रक्षा के क्षेत्र में तकनीकी विकास हुआ। आपको पता है, टैंक आए, पनडुब्बियां आई, बम वर्षक विमान आए, मशीन गन, जहरीली गैस, न जाने कितने ऐसे यंत्र आए, हथियार का क्या हुआ, उदय हुआ, जिसने युद्ध की दिशा ही बदल दी। और सभी आज देखो कि जो जितने भी देश हैं, उन सभी ने क्या किया, अपना रक्षा बजट क्या किया, बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, अर्थात रक्षा में व्यय हर देश का बढ़ता चला गया और बाकी जगह कटौती होने लगा। यानी कि इसने युद्ध को एक आधुनिक तकनीक प्रदान किया। युद्ध क्या हुआ, अब तो जो हम नए सिरे से यदि हम देखेंगे तो नए दौर में क्या, युद्ध के कई रूप हो गए। लेकिन हम चूंकि यहाँ पर जो हमें प्रभाव देखना है, तो उस समय के हिसाब से देखना है। लेकिन हमें यहाँ पे लिखना होगा कि अंततः आज भी इसका प्रभाव है कि युद्ध के जो नए हथियार हैं, वो नए नए स्वरूप में सामने आ रहे हैं। और तकनीक के दौर में आपको पता है कि अब साइबर वार हो चुका है। और यह बात आप यूक्रेन और रूस के संदर्भ में देख सकते हैं। यानी छद्म जो युद्ध है या छद्म स्वरूप है, वह भी नए हथियार के रूप में सामने आ चुके हैं। यानी कि एक कह सकते हो कि एक आधुनिक तौर पर क्या हुआ, युद्ध की प्रकृति बदली और वो हमेशा के लिए परिवर्तित होता चला गया है। तो चूंकि हमारे पास शब्द कम होंगे, तो हमें इन सब बातों को थोड़े थोड़े रूप में लिखना होगा। अब इसका एक दीर्घकालिक प्रभाव की बात हो रही है, तो हम इसमें लिखेंगे महिलाओं के उत्थान को लेकर। इस युद्ध ने क्या किया, एक सकारात्मक जो चीज हमें यहाँ दिखाना है, वो क्या है, महिलाओं का उत्थान। अब सभी पुरुष क्या है, देश के बाहर युद्ध में चूंकि संलग्न थे, जितने भी जो युद्ध में लड़ने, कौन जा रहा है, पुरुष जा रहा है। तो जो भी लोग युद्ध में थे, तो अब जाहिर सी बात है कि घर का कार्य तो रह ही गया, इसके अलावा चूंकि आय के स्रोत बढ़ाने हैं, अब इनके कार्यभार को कौन संभालेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ से महिलाएं का क्या हुआ, उनका उत्थान कह सकते हो कि युद्ध के संदर्भ में ही हुआ। क्योंकि जो व्यक्ति जहाँ कार्य में संलग्न था, वहां से हटकर युद्ध में शामिल हुआ वो, तो महिलाएं क्या है, अलग अलग रूपों में कार्य करने लगी, फैक्ट्रियों में, दुकानों में, कार्यालयों में वो जाने लगी। अब मैं यहाँ पे इसको रूस और यूक्रेन के संदर्भ में देखूंगा, तो आप देखो कि अभी वर्तमान में जो यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे महिलाएं जो अभी मतलब कह सकते हैं कि 18 साल की हैं या फिर जो अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, वो भी इनडायरेक्टली युद्ध में सम्मिलित हो रही हैं। और उनके कार्य स्वरूप में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो यह भी क्या है, महिलाओं के उत्थान का कारण बन रहा है। यानी कि उस समय चूंकि हम इस प्रश्न के संदर्भ में देखें, तो उस समय समाज में क्या था, व्याप्त कई तरह की रूढ़ियां थी और मान्यताएं थी। तो इस चीज से जो ये रूढ़ियां थी, ये धीरे धीरे टूटने लगी। और जो यहाँ पर जो महिलाओं के लिए चुनौती थी,
वो धीरे-धीरे समाप्त होने लगी। उनको कोई अधिकार मिले, उनका उत्थान होते चला गया। तो ये हम करेंगे। अब हम इसमें एक और नई बात जोड़ेंगे, वो जोड़ेंगे राजनीतिक प्रभाव जो था, क्या था? ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यही इसका उत्तर का सबसे अहम हिस्सा है। यदि आप राजनीतिक की बात करें, तो सबसे जो पहला बिंदु है यहाँ पर, वो क्या है? यूरोप की प्रतिष्ठा में क्या आई? कमी आई। यूरोप की प्रतिष्ठा में कमी। जी हाँ, बिल्कुल यूरोप की प्रतिष्ठा में कमी आई। इस युद्ध ने क्या किया? यूरोप क्या था? सभ्यता का केंद्र माना जाता था। अब ये चीज़ टूट गया। अब धीरे-धीरे जो यूरोपीय महाशक्ति थी, जो सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में थी, वो शक्ति क्या हुआ? धीरे-धीरे पतन होता चला गया। वो आर्थिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी उसका पतन होने लगा और वहाँ से एक अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति थी, इस राजनीति के केंद्र से हटती चली गई यूरोप और वहाँ से यूनाइटेड स्टेट का क्या हुआ? पदार्पण हो रहा था और एक नए कूटनीतिक के रूप में यूएस का पदार्पण हुआ और ज़ाहिर-सी बात है, उसके बाद ही वैश्विक तौर पे अमेरिका सबसे सशक्त देश बनता चला गया। तो ये आपको एक बिंदु देना है। इसके बाद अगला जो बिंदु हमारे सामने होगा, वो हुआ साम्राज्यों का पतन। यह भी एक दीर्घकालिक प्रभाव था, साम्राज्यों का पतन। ज़ाहिर-सी बात है कि यदि हम देखें तो 200 से अधिक की अवधि से मध्य एवं पूर्वी यूरोप पर, यानी कि इस प्रश्न के माध्यम से यदि उत्तर हम लिखें, तो मध्य पूर्व जो यूरोप है, वहाँ पर क्या है कि यूरोप पर अपना प्रभुत्व जमाए रखने वाले साम्राज्य, जैसे कि आप कह सकते हो होहेनजोलन, हैब्सबर्ग, ये धीरे-धीरे कुछ एग्ज़ाम्पल है जो रातों-रात समाप्त हो गई इस युद्ध के कारण। और ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ से क्या हुआ, कुछ देशों में लोकतांत्रिक सरकारों का भी धीरे-धीरे गठन होता चला गया। तो एक लोकतंत्र का नया उदय भी कह सकते हो, कई देशों में आपको दिखाई देगा। यानी कि इसने क्या किया, सत्ताधारी जो लोग हैं, यानी जो शासन में जो लोग केंद्रित है, उनका ध्यान कहाँ और आकृष्ट किया गया? जो जनता है, जनता को नए अधिकार दिए गए। ये लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए गए। तो ये भी साम्राज्य का पतन हुआ और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया कह सकते हैं, यहाँ से लोकतंत्र का नया उदय हुआ। अब यहाँ से एक और जो नई चीज़ हुई, हम वो देख सकते हैं कि साम्यवाद का उदय हो गया। यहाँ से क्या हुआ? साम्यवाद का उदय हुआ। अब इस साम्यवाद का जो उदय है उसको हम समझते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है कि युद्ध के दबाव के कारण आपको पता है कि 1917 में जो रूस है, वहाँ पर क्या हुआ? 2 तरह की क्रांतियाँ हुई, जिसके फलस्वरूप आपको पता है लेनिन और बोल्शेविक, वो क्या हुए? वो सत्ता में आए। तो ये एक साम्यवाद के उदय होने के कारण इसको आप लिख सकते हो संक्षेप में। इसके अलावा क्या हुआ? फासीवादी शासनों का भी उद्भव हुआ। इनका उदय हुआ। कैसे? इस युद्ध ने क्या किया? जर्मनी और इटली की अर्थव्यवस्था पे चूँकि एक नकारात्मक प्रभाव डाला। इसकी वजह से क्या हुआ था? एक तरीके से इटली थी और जर्मनी, इनकी जो इकोनॉमी थी आपको पता है पूरी तरीके से बेकार हो गई थी। एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा था इसके ऊपर और जिससे दोनों देश क्या हुए? भारी कर्ज में डूबते चले गए। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से नकारात्मक में चली गई थी और आपको पता है एक मुसोलिनो है, दूसरी तरफ हिटलर। इन्होंने क्या किया? हिटलर और मुसोलिनी ने शासन पर नियंत्रित करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने अपनी इस लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए एक फासीवादी तानाशाही शासन की स्थापना की और जाहिर सी बात है इस शासन व्यवस्था ने क्या किया, पूरे
यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया और आज भी इसके अंश आप कहीं-कहीं देख सकते हैं। तो यह भी क्या है उस समय फाँसीवादी जो शासन है उसका उद्भव हुआ, प्रथम विश्व युद्ध का जो परिणाम था, उसका प्रभाव जो था। इसके अलावा जो एक अगला जो बिंदु है जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वो है नवीन राष्ट्रवाद का उदय। उस समय आपको पता है कि नई राष्ट्रवाद की ध्वनि आई, वो क्या था? नवीन राष्ट्रवाद का उदय। इस बिंदु को देखते हैं। चूंकि युद्ध हुआ, युद्ध के पश्चात क्या हुआ? लोकतंत्र और राष्ट्रवाद जैसे धारणाएं क्या हुई? इनके पक्ष में कई बातें आई, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, इसको लेकर कई बातें होने लगी, कई विचार आए। तो इन विचारों को क्या मिला? उस दौर में खूब प्रोत्साहन मिला। और इससे क्या हुआ? देशों ने अलग-अलग इस पद्धति को, इस विचार को अपनाया। अब जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से क्या हुआ? यूरोप ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, यूरोप के बाहर भी जो दूर स्थित जो उपनिवेश है, उन उपनिवेश में क्या हुआ? इन विचारों का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता चला गया और ये सारे उपनिवेश क्या हुए? फ्रीडम स्ट्रगल करने लगे, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ना उन्होंने प्रारंभ कर दिया और ये क्या हुआ? आंदोलन का एक स्वरूप लेता चला गया। जाहिर सी बात है इसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। तो एक जो दीर्घकालिक प्रभाव है उसमें देखें तो नवीन राष्ट्रवाद का उदय भी एक प्रमुख कारण है। अब इससे एक और जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको पता है कि जितने भी राष्ट्र हैं, जाहिर सी बात है, उन राष्ट्रों का क्या हुआ? एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय बनाने की बात हो गई, यानी कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए, क्योंकि तब तो ऐसे कोई संस्था या निकाय नहीं था। तो आपको पता है लोगों को क्या लगा? जितने भी राष्ट्र थे उनको अपनी सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो गई कि ऐसी स्थिति दोबारा ना हो और यदि आता है तो इसको कैसे निपटा जाए, इसके लिए कोई एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय हो जो क्या करे? सुरक्षा और शांति की स्थापना कर सके। और आपको पता है उसी समय यूएन की स्थापना हुई जो पूरे विश्व में सुरक्षा और शांति की स्थापित कर सके। और इसी वजह से आगे चल के देखो इसी का प्रभाव रहा कि अब कई तरह की अंतर्राष्ट्रीय निकाय सुरक्षा और शांति यानी कि अलग-अलग ज़रूरतों को लेकर कई तरह की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ बन रही हैं और निरंतर बनती रहेंगी। अब इसका एक और दीर्घकालिक जो प्रभाव हमें दिखाई देगा, वो है अफ्रीकी विभाजन। इस युद्ध का क्या कारण है? अफ्रीकी जो विभाजन था, ध्यान दीजिएगा, उसका एक अंतिम चरण है ये। क्योंकि जिस तरीके से जो शांति का समझौता हो और जर्मनी के उपनिवेशों की देखभाल की जिम्मेदारी किनको सौंपी गई थी? मित्र राष्ट्रों को सौंपी गई थी। जो भी जर्मनी के उपनिवेश थे, जाहिर सी बात है उसकी देखभाल कौन करेंगे? मित्र राष्ट्र करेंगे। तो ये कारण क्या बना? ये कारण बना जो अफ्रीकी विभाजन का अंतिम चरण इसको कह सकते हैं कि इसकी वजह से क्या हुआ? जो अफ्रीका है वो अपने विभाजन के कह सकते हैं अंतिम चरण में था, क्योंकि जो मित्र राष्ट्र थे उनको यह कहा गया कि जो जर्मनी के जो भी उपनिवेश हैं आप उसको देखिए, क्योंकि यह शांति समझौते में यह बात कही गई थी। तो ये जो फलतः हमने इतनी सारी जो एक दीर्घकालिक प्रभाव और भी के प्रभाव है, लेकिन हम यहाँ पर उन्हीं बातों को लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास शब्दों की कमी है। फिर भी हमने पूरी कोशिश की कि हम इस प्रश्न को संतुलित तरीके से सही आयाम दें, संदर्भित करें ताकि आपको सही उत्तर मिल सके। अब इतनी सारी बातें लिखने के बाद आपको अंततः निष्कर्ष की तरफ आना है, उत्तर लिखना है। तो अंततः आप लिखोगे कि अ, अंतिम आपकी जो कह सकते हो पैराग्राफ होना चाहिए, वहाँ पे लिखोगे कि समग्र रूप से जो प्रथम विश्व युद्ध है, वो क्या है? उसका प्रभाव इतना व्यापक था कि इसने क्या किया? इसने मार्ग बनाया किसके लिए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। क्योंकि जर्मनी को क्या लगा? सब धोखा हुआ है। और प्रथम विश्व युद्ध के जो अधिकांश परिणामों ने क्या किया? जो यहाँ पे क्या हुआ? इसका जो परिणाम हुआ, इसी ने क्या किया?
द्वितीय विश्व युद्ध का रास्ता बनाया और उसे अवश्यंभावी बना दिया। और युद्धों के प्रभाव की तुलना केवल हम जान-माल की क्षति में नहीं देख सकते। यदि हमसे कोई पूछा जाए कि जो युद्ध हुआ है, उसमें केवल यदि कितने लोग मरे, जिए, ये केवल क्या हो सकता है? इसके संदर्भ में हम नहीं कर सकते हैं केवल युद्ध की तुलना। वास्तव में युद्ध का जो प्रभाव होता है, वो बड़ा ही समग्र होता है और उसमें कई पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं। उसमें संस्कृति का भी विनाश हो जाता है। और इस द्वितीय विश्व युद्ध ने और प्रथम विश्व युद्ध ने क्या किया? एक विध्वंसकारी परिणाम लाया समाज के सामने और इसने अलग-अलग तरीके से संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया और आज भी उसका प्रभाव है कि आप देख सकते हो कि वैश्विक परिवेश में हम हमेशा इस बात से डरने लगे हैं कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो और ये पृथ्वी खत्म ना हो जाए। और जिस तरह से अभी वर्तमान में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहाँ पर यह संभावना लग रही है क्योंकि अब जो सारे देश हैं, वो बड़े शक्ति संपन्न हो चुके हैं, परमाणु संपन्न हो चुके हैं। तो अब ज़्यादा स्थिति खतरनाक है और इसका इतना दूरगामी प्रभाव पड़ेगा कि शायद मानव जाति, मानव सभ्यता ही खत्म हो जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस रूप में लिखेंगे, तो हमें भरपूर अंक मिलेंगे। यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं और अपने उत्तर आप टेलीग्राम पे लिख सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं पुनः नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ आप सभी के सामने आऊँगा। धन्यवाद।